है। 2024 के चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां नई नई रणनीतियों पर काम कर रही हैं। कांग्रेस ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसके पलटवार में पीएम मोदी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी यानी क्या हिंदू अपना हक ले लें। आखिर कांग्रेस आबादी और हिस्सेदारी से किस तरह की राजनीति के संकेत दे रही है? कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश को बांटना चाहती है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और पीएम ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है और मेरी सरकार गरीबों की भलाई में लगी है। पीएम मोदी ने पलटवार में कहा कि गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब कल्याण सरकार का मकसद। इस बीच सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना को वक्त की मांग कहा है, साथ ही अलग ओबीसी मंत्रालय के गठन की भी मांग की है। क्या जाति जनगणना से विपक्ष हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है? जाति की राजनीति बनाम गरीब कल्याण के एजेंडा 2024 के चुनाव के लिए तय कर दिया गया है। होगी चर्चा न्यूज नाइट में, साथ ही होंगी देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। जाति के नाम पर राजनीति कर रहे विपक्ष पर पीएम का कड़ा प्रहार। देशवासियों के बीच खाई पैदा करने का लगाया आरोप। गरीब को बताया सबसे बड़ी जाति और आबादी। कहा सामाजिक न्याय के लिए भाजपा है पूरी तरह प्रतिबद्ध। तेलंगाना के निजामाबाद में केसीआर सरकार पर बरसे पीएम मोदी। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा एनडीए में जाना चाहते थे केसीआर, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से किया खारिज। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दिया 8,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किया राष्ट्र को समर्पित। रेल सहित कई अन्य परियोजना का भी लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को दी करीब 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का किया शुभारंभ। राज्य की विकास यात्रा को हर संभव मदद का दिया भरोसा। विदेशी फंडिंग के आरोपों में घिरे डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक पर कसता जा रहा है शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर की छापेमारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियां स्वतंत्र। केंद्रीय योजनाओं के फंड रोके जाने के टीएमसी के आरोप पर भाजपा का जोरदार पलटवार। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी का राज्य में 1 करोड़ से अधिक फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाने का आरोप। केंद्र सरकार को जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार की घोषणा। पियरे एगस्टिनी, फ्रैंक क्रूज और एनी एल व्हीलियर को मिला अवार्ड। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति के अध्ययन से संबंधित विषयों के बारे में प्रयोगों को लेकर चुना गया नाम। और एशियाई खेलों में भारत को मिला 15वां स्वर्ण पदक। जेवलिन थ्रो में अनुरानी और पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर रेस में जीता गोल्ड। केनोइंग के डबल 1000 मीटर स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। वहीं बॉक्सिंग में प्रीति ने जमाया कांस्य पदक पर कब्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण किया।
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मंगलवार का दिन प्रधानमंत्री मोदी की कई बड़ी सौगात साथ लेकर आया। पीएम मोदी ने जगदलपुर में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बस्तर जिले में नगरनार स्थित NMDC स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। ये संयंत्र 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है, जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात बनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि यहां बनने वाला स्टील देश को नई ऊर्जा देगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। पीएम मोदी ने कई रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन को दो तरफा बनाने की परियोजना और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने तारोकी रायपुर डेमू रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला और हर गांव विकसित हो। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का भी उल्लेख किया। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के भी दर्शन किए। पीएम मोदी ने वहां पूजा अर्चना भी की। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना को विकास की नई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में राज्य के लिए बिजली, रेल व स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना को विकास की नई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में राज्य के लिए बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स की लगभग 8,000 करोड़ रुपयों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने NTPC के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 1 की पहली 800 मेगावाट इकाई का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में NTPC के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4,000 मेगावाट हो जाएगी।
प्रधानमंत्री ने इसके अलावा मनोहराबाद और सिद्दीपेट को जोड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजना और धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने पर काम किया है। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबी नगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। उन्होंने विकास को अपनी सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता बताया। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। विकास परियोजनाओं का तोहफा देने पहुंचे प्रधानमंत्री का निजामाबाद ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। तेलंगाना के निजामाबाद से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना के निजामाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की केसीआर सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए केसीआर की बीआरएस को भी खरी खरी सुनाई। पीएम ने साथ ही कहा कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी हरकतों के कारण उन्हें मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस की भी आलोचना की। वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। वर्तमान तेलंगाना में या तो केसीआर खुद है, या उनके बेटे हैं, या उनकी बेटी है, या उनके भतीजे हैं, या उनके भांजे हैं, या चाहे उनके ससुराल वाले हैं। कोई बचा ही नहीं है, बस यही काम, लूटो। मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है, सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। तेलंगाना के लोगों को
ये कांग्रेस से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको देश समाज कुछ लेना देना ही नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को नकार चुका है। और आप तो जानते हैं, कांग्रेस जिस राज्य में से एक बार जाती है, फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजनीति पर तमाम सवाल उठाए तो वहीं बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट सोमवार को जारी की, जिसके बाद से इस मुद्दे पर घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत आरक्षण को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष देश को जाति के नाम पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब की है और गरीब कल्याण सरकार का मकसद। जाति जनगणना के नाम पर राजनीति का प्रयास कर रहे विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जमकर बरसे। कांग्रेस के इस नए राग पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस की मंशा देशवासियों के बीच खाई बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ, इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब है, इसलिए गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को भी जमकर लताड़ा। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को पर्दे के पीछे से ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके तार देश विरोधियों से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने के प्रयास का भी आरोप लगाया। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम मोदी ने कहा कि जब आज कांग्रेस जितनी आबादी उतना हक की बात कर रही है तो उसे इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कई वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित रहे समुदायों को उनका हक दिलाया है। हाल में ही संसद में महरा समाज को एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है। इस समाज की मांग भाजपा सरकार ने पूरी की है। वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे आवारा आदिवासी वर्गों को एसटी का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यानी जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश के संसाधनों पर हक की बात है तो सबसे पहला हक गरीब का है। जगदलपुर की जनसभा से दिया गया ये बयान सियासत के नए मौके तलाश रहे विपक्ष की बयानबाजी को पीएम का स्पष्ट और दो टूक जवाब माना जा रहा है। पीएम का ये बयान गरीब कल्याण और सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी जाहिर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और किन किन राज्यों में अभी तक जातिगत जनगणना पर राज्य आगे बढ़े हैं, आइए ये भी बताते हैं। क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर कई सवाल उठे थे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और अब जब आंकड़े बाहर आए हैं तो उसमें सिर्फ ये है किसकी जाति कितनी प्रतिशत, इससे ज्यादा इतर और कोई बात सामने नहीं आ रही है। आइए नजर डालते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। 2014-15 में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस कदम को असंवैधानिक बताया गया और इसीलिए जातिगत जनगणना को सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे का नाम दे दिया गया था। इस पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए का खर्च आया था और 2017 के अंत में कंट्राट समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट को सिद्धारमैया सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद आई सरकारों ने भी इसे ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। तो ये कर्नाटक में हुआ जातिगत जनगणना पर। तेलंगाना की आइए बात करते हैं। 2021 में पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण करने का फैसला लिया और इसके तहत प्राथमिक योजना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज, इसके साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जैसी कई विशेषज्ञ एजेंसियों को शामिल किया गया। हालांकि अभी तक कोई कार्य योजना इस पर सामने नहीं आई है। वहीं उड़ीसा की बात करते हैं तो ये तीसरा राज्य इस तरह से पिछड़ी जाति समुदायों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण पूरा किया गया है। 1 मई से ये सर्वेक्षण शुरू हुआ था, जो पूरा किया जा चुका है। सर्वे में ओबीसी परिवारों का शैक्षणिक, व्यावसायिक और घरेलू डेटा दर्ज किया गया है। इसकी रिपोर्ट भी अभी तक जारी नहीं हुई है। तो ये वो राज्य रहे जो जातिगत जनगणना पर आगे तो बढ़े, लेकिन निर्णायक कोई कदम नहीं उठा पाए हैं। इसी को लेकर आज हमारी चर्चा भी है कि जाति की राजनीति बनाम गरीबों का विकास। मसला शुरू हुआ जातिगत जनगणना से। जातिगत जनगणना को लेकर बहस भारत में नई नहीं है। हम जानते हैं 1931 के बाद से अभी तक कोई भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हर सेंसस में इस बात को उठाया जाता है, लेकिन उसके कई तर्क हैं। देश को विभाजित न किया जाए, यह सबसे बड़ा तर्क रहा। जो सरकारें सत्ता में रहीं उनका यह कहना था कि ये विभाजन की राजनीति को बढ़ाता है, इसलिए जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थे। लेकिन बदलते वक्त में क्या कहना है राजनीतिक पार्टियों का, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने बहुत साफ कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसका पलटवार भी प्रधानमंत्री ने किया है। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल कुमार बंसल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही हमारे साथ हितेश शंकर स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हितेश जी, आपका भी स्वागत है। अनिल बंसल जी, इस पूरी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या 2024 के चुनाव को ही देखकर ये तमाम एक तरह से जातिगत राजनीति, जातिगत जनगणना से शुरू हुई राजनीति अब जो आबादी और हिस्सेदारी की बात हो रही है, उसका काम देश को जोड़ने का होना चाहिए था और राजनीति देश को बांटने की दिशा में जा रही है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। आजादी के वक्त जो हमारे योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने सपना देखा था कि देश से छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद ये सब समाप्त किए जाएंगे और सब भारतीय होंगे, सब भारतीय कहलाएंगे। लेकिन जो भी परिस्थितियां रही, आरक्षण आया, जो समाज के कमजोर और पिछड़े तबके थे उनको समानता का हक देने के लिए, उसमें भी ये अपेक्षा की गई थी राजनीतिक आरक्षण में कि 10 ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि 10 वर्ष बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समाज से भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद मिट जाएगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम उसी जो संकुचित विचारधारा है जातिवाद, हम कहां ले जा रहे हैं देश को। अगर हम इस तरह से बांटेंगे, कल बैकवर्ड हुआ, फिर मोस्ट बैकवर्ड हुआ, दलित हुआ, अति दलित हुआ, इसका वर्गीकरण की कोई सीमा नहीं होगी। फिर जातियों में उपजातियां आ जाएंगी। तो यही सब अगर समाज में हम करेंगे तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि गरीब, जो हमने अंत्योदय योजना चलाई, उसमें भी मापदंड यही था कि जो कतार का अंतिम आदमी है, सरकार का दायित्व है कि उसका उत्थान करे, उसको आगे बढ़ने में योगदान करे। जो किसी भी कारण से पिछड़े रह गए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो अगड़े हो, ये एक मापदंड हो तो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी इस तरह का आरक्षण जैसा हम चाहते हैं या जो हम हमारे देश में मांग रहे नहीं है। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक, क्योंकि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसका तरीका क्या बनाएंगे?
हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में, लोकसभा में एक एक जाति की हम गणना करेंगे, इस आधार पर फैसले होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि जो देश को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मजबूत करने की बात थी, वो स्वप्न इससे कहीं साकार होगा। और क्या आखिर सरकार करना चाहती है? जो भी पिछड़ा है, जो भी गरीब है, जो भी वंचित है, हम उसके कल्याण की बात करें। जब पहले से हमारा संविधान भी धार्मिक आधार पर तो हितेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, हितेश जी, प्रधानमंत्री का कहना है कि बड़ी आबादी, जो आबादी और हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो गरीब सबसे बड़ी आबादी, तो उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उस तक तमाम योजनाएं पहुंचनी चाहिए, विकास पहुंचना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जो जाति की राजनीति कर रहे हैं उनके लिए सवाल आज बड़ा प्रधानमंत्री ने रखा, चाहे वो 2024 के चुनाव का हो या फिर उन लोगों के लिए जो राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना को सही भी ठहरा रही हैं और ओबीसी की मांग कर रही हैं, तो उन तक मौजूदा सरकारों ने विकास कितना पहुंचाया? देखिए ऋतु जी, आपने जो बात की है, आज के अगर प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था उसका अगर रेफरेंस, उसका अगर संदर्भ लें तो मुझे 2-3 बातें इसमें बड़ी मार्के की लगती हैं। पहली बात तो जो लोग जातियों में विभाजन की फांक पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने एक अंडरलाइन किया, रेखांकित किया कि गरीबी की कोई जाति नहीं है और बड़ी समस्या गरीबी है। और जब आप सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं तो जाति की नहीं है, ये बड़ा नैरेटिव है जो समाज को समझ आने लगा है। दूसरी बात, इसके बरक्स, इसके सामने जो राजनीति चल रही, जरा उसे समझ लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि ऐसी जो भी पार्टीज हैं, अगर हम देखें भाजपा का मुकाबला किन से है, भाजपा के सामने जो पार्टियां हैं, आप उनका नेतृत्व देखेंगे कि अपने अपने एक क्षेत्र या एक परिवार, उसको लेकर चलने वाली जो पार्टी हैं, उन्होंने एक जाति में, एक वर्ग में अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की है कितना, उसकी छीजन तो चुनाव परिणामों में बार बार सामने आई है। मगर वो सब लोग इकट्ठे हो गए और चुनाव जो लड़ा जा रहा है, एक तो ये आंकड़ा, ये पहली बार इस तरह से रखा गया होगा, मगर राजनीतिक दल जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट करते हैं, जिनके पास हर पन्ने के उन्होंने इंचार्ज बना रखे हैं, उनके पास तो ये नंबर पहले से था जी। मगर ये एक बड़े नैरेटिव के तौर पर रखा गया। इसके साथ सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पेजेस हैं जो ये छोटी छोटी पार्टी, जो कुनबा परस्त पार्टियां हैं, वो पेज चला रही हैं और जाति के आधार पर वो पेजेस चला रहे हैं। ऐसे में विकास को भी जाति के नैरेटिव में उलझाना और देश का जो हम बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हैं, जैसे रोड की रफ्तार है, बिजली है, सड़क, पानी, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, इसको जाति में उलझाया जा सकता है क्या? क्योंकि विकास के पैमाने पर अगर आप बात नहीं कर सकते तो लोगों को भड़का दो। अब आप अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया में ऐसे हजारों हजार आपको पेजेस दिख जाएंगे। और मैं एक चीज और रिकॉल कराना चाहूंगा, आज का जो समय है जी। और पीछे अगर चले जाएं पुराने इलेक्शन के समय, तो एक कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल की बात आई थी जी। कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल यही था कि लोगों में एक फांक, एक दरार पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल करेंगे। तो मंच रहेगा सोशल मीडिया का, औजार, उपकरण या नैरेटिव का आधार बनेगी जाति। ये उन्होंने अपना एक तरह से बात, ऐलान हो गया है इस बात का। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये असल लड़ाई भारत को जो लड़नी है, कि बंटना नहीं है, बांटने की राजनीति तो अंग्रेजों ने भी की थी। और अनिल जी, आप दोनों से एक सवाल, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से भारत की राजनीति को देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का उठना और उनका बढ़ना, उनका गिरना भी, उनका आधार भी आपने देखा है। तो जब राजनीतिक पार्टियां जाति पर आधारित होती हैं और जाति पर आधारित रहते हुए सत्ता में बैठती हैं, उसमें भी तमाम जाति के, उन्हीं जातियों को एक तरह से सत्ता की मलाई का सारे फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ जब हम धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, तो मुसलमानों से संबंधित तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो उन्हीं को लेकर बनी हैं, चाहे वो AIMM हो, चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग हो, ये तमाम वो पार्टियां रही हैं जो खासकर एक समुदाय को लेकर है। ऐसे में जब बात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना देश में हिंदुओं को बांटने की बात कर रही है, तो क्या ये आपको बड़ा नैरेटिव दिखता है? वो ये क्या बदलाव दिखा रहा है, क्या संकेत दे रहा है देश में? अनिल जी, पहले आपसे, फिर रितेश जी आपके पास आती हूं। हिंदुओं को बांटने की कोशिश, बिल्कुल सही कहा है। विभाजन किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जब विकास की बात होगी तो प्रधानमंत्री जी गरीब की बात करते हैं, गरीब में फिर जाति, धर्म, उसकी परवाह किए बिना बात करते हैं। वो कहते हैं किसी का भी तुष्टीकरण नहीं और सबके साथ न्याय। जब सबके साथ
मानवता की सबसे बड़ी, कल्याण की, विकास की सबसे बड़ी कसौटी यही हो सकती है कि हम भेदभाव ना करें। जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, उसकी मदद करें। मुझे लगता है इससे ज्यादा और कोई अच्छी नीति हो ही नहीं सकती। अगर हम जातियों में, अब जातियां तो सबल भी हैं, अगर हम पिछड़े तबकों में बात करेंगे तो फिर अति पिछड़ी जातियां हैं, फिर और जाएंगे तो और उसमें आएंगे। हमने क्रीमी लेयर का इशू भी आया, हमने देखा कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वही 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक ले रहे हैं, जो आरक्षण से वंचित रह गए वो 50 साल से वंचित हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे इसके दुरुपयोग हैं और बहुत सारी खामियां हैं। ये हम देख चुके हैं पहले भी कि जाति आधारित जो भी राजनीति होगी वो देश के लिए, कम से कम व्यक्तियों के लिए, खास दलों के लिए। तो क्या आज आपको लगता है कि बड़ा संकट जाति आधारित राजनीति में हिंदुओं को बांटने का दिखाई दे रहा है? क्योंकि हितेश जी, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था देश में संसाधनों पर सबसे बड़ा और पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो क्या कांग्रेस अब अपने इस स्टैंड से शिफ्ट हो रही है, या कांग्रेस क्या कहना चाह रही है आज की तारीख में जब सबसे ज्यादा आबादी और हिस्सेदारी की बात कर रही है? देखिए ऋतु जी, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके साथ मुझे एक बात और लगती है कि कांग्रेस शायद अपने ही जाल में फंस गई है। और वो फंस इसलिए गई है कि लोगों को भले दिख रहा हो, मगर वो जाल जो है अर्बन नक्सल्स का हो सकता है, जो आज कांग्रेस के कंधे पर सवार हैं। आज जिस जगदलपुर में ये सभा हो रही थी, आप याद कीजिए, महेंद्र कर्मा जिसे बस्तर का शेर कहा जाता था, आज वहां पर एक स्टील प्लांट लगा है और 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी बात हो रही है। तो जिन जनजातीय समाज को, आदिवासियों को, जिनको रोजगार की बात हो रही है, कांग्रेस के नैरेटिव में वो सब जंगल जमीन सारे लोग गायब हैं। उस कार्यक्रम से कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग गायब हैं, उन लोगों के सरोकार गायब हैं, अपने महेंद्र कर्मा की आवाज भी गायब है, जो महेंद्र कर्मा यही लड़ाई लड़ते हुए नक्सलियों के हाथ मारे गए। दूसरा, वही नक्सली ताकतें जो चला रही हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि जो तेंदुपत्ता का काम था, जो खनन का काम था, जिसमें पत्ते में पत्ती रहती थी, उस पर कांग्रेस नहीं बोल पा रही है। और आपने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस बहुत कम संख्या होने पर भी अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर पहला हक है, ऐसा जोर मार रही थी, अब उसे मानना पड़ेगा कि नहीं, वास्तव में ये संसाधन तो हिंदुओं के हैं और हिंदुओं के संसाधनों को हम मुसलमानों को दे रहे थे। ये बेईमानी कांग्रेस की तरफ से हुई थी, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भी ये बात बड़ी स्पष्ट की थी कि हिंदू समाज में जाति हैं, ऊंच नीच असमानता की वजह से कुछ जातियां कमजोर रह गई हैं, उनके लिए प्रावधान किए गए थे। मुस्लिम समाज में तो जब उम्मत की बात होती है, सबकी समानता की बात होती है, तो वहां के लिए आरक्षण नहीं था, मगर जिन कमजोर जातियों को मिलना चाहिए था वहां का हिस्सा आपने इतने सालों तक मुसलमानों को दिया है। पिछले इलेक्शन तक आप पैरवी करते रहे कि यह हिस्सा उनका है। तो ये जो दोमुहापन है, ये आज एक्सपोज हो गया अचानक इस राजनीति को भुनाने के चक्कर में। और दूसरी बात एक और है कि बांटो और राज करो, ऐसी आदत अंग्रेजों की थी, मगर बांटने के साथ मिटाने का भी जो एक षड्यंत्र है वो भी सामने आ रहा है। ये अलायंस ऐसा है जो जातियों में बांटने की बात करता है, मगर साथ साथ सनातन को ललकारता है। इसलिए हिंदुत्व पर दो तरह से प्रहार करना है और सिर्फ अपने कुनबे को बढ़ाने का काम करना है, लोगों को बरगलाना है। ये बात मुझे लगता है पॉपुलर नैरेटिव में अभी, जैसे अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह देखेंगे, बड़ी तेजी से आ रही है। और आजकल के समय में कोई बात चलनी है, वो चलने के लिए राजनीति और राजनीतिक दलों की मोहताज नहीं है, समाज समझता है। जी हाँ, बिल्कुल। ओबीसी की बात करने वालों को ये एक बहुत बड़ा संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और साथ ही साथ देश की जनता को भी, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को देख रही है, उनका कहना है कि ये वक्त, इस समय राजनीतिक पार्टियां जब जातिगत जनगणना और किसी एक जाति के लिए बात करती हैं तो वो देश को बांटने की बात कर रही हैं, हिंदुओं को बांटने की बात कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका भी, हितेश जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ?
हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं। जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बिहार में जाति जनगणना को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। आरजेडी और जेडीयू जहां इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं तो वहीं भाजपा इसे आधी अधूरी रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट जारी होने के बाद मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बिहार में जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है। नीतीश सरकार जहां इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है तो वहीं भाजपा का कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस बीच रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस समेत 9 पार्टियों के नेता शामिल हुए। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच जाति जनगणना वाला मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर सर्वोच्च अदालत 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो बिहार सरकार ने इसे सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए सर्वे बताया था और रिपोर्ट न जारी करने का आश्वासन भी दिया था। तब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी आदेश नहीं दिया था। अब चूंकि रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है, ऐसे में एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भाजपा रिपोर्ट को लेकर बिहार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अभी तो रिपोर्ट आया ही नहीं है, ये तो 1 पन्ने का रिपोर्ट आया है, उस पर क्या बयान दूं? इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार को जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया है, इसके मैकेनिज्म को समझाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से विकास हुआ है पिछले 30-32 वर्षों में, इसको बताना चाहिए। ये जातिगत जनगणना क्यों? जब पूरा बिहार पिछड़ा और गरीब है तो इसका लाभ क्या होगा? और ये लोग जो जातिगत गणना करा करके इसकी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बिहार में 35 वर्ष शासन किया है। तो मुझे लगता है कि बड़े धोखे की फिर से एक बार बड़ी तैयारी हो रही है। बिहार की जनता इस जातीय उन्माद को फिर से एक बार दब के जवाब देगी। नीतीश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ा 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, स्वर्ण 15.52% और अनुसूचित जनजाति 1.62% बताई गई हैं। आरजेडी, जेडीयू समेत दूसरे कई दल रिपोर्ट को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो न्याय के साथ विकास पर 2005 से आज तक चलती रही। जाति जनगणना के नाम पर राजनीतिक बढ़त की बागडोर है। महागठबंधन के लिए यह मामला इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा समेत दूसरे दलों द्वारा रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए जाने से नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं। जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। अभी जो इस समय ब्रेकिंग खबर आ रही है, ये उस पर सीधे रुख करेंगे। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक के खिलाफ मिले सबूतों के बाद विदेशी फंडिंग के आरोपों में घिरे न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को किया गया है गिरफ्तार। अमित चक्रवर्ती HR हेड है, प्रबीर पुरकायस्थ इसके हेड है। विदेशी फंडिंग के आरोपों में ये दोनों ही लोग न्यूज क्लिक से संबंधित हैं। न्यूज क्लिक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही थी और प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी फंडिंग के आरोप हैं, तमाम कई सबूत सामने आए हैं। आज सुबह से ही छापेमारी जारी थी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है और इसी कार्रवाई के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक के खिलाफ मिले सबूतों के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत की है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोबेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक पर शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को न्यूज क्लिक पर कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। स्पेशल सेल ने सुबह सुबह एक साथ दिल्ली और NCR में न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों से पूछताछ की। खबर है कि छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल जब्त किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक NDTV की पूर्व प्रबंध संपादक अवनिंदियो चक्रवर्ती, उर्मिलेश और अभिषार शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। न्यूज क्लिक के CEO प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर भी पुलिस ने रेड मारी। न्यूज क्लिक के ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ था। ED की जांच में 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी रकम के संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से पैसा हासिल किया है तो जांच एजेंसियां तय गाइडलाइन के तहत जांच करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा
आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्रता है, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली में न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुराकायस्थ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी के अनुसार न्यूज क्लिक ने एफडीआई के जरिए 9.59 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग स्वीकार किया था, जिसके साथ ही 28.46 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता लगा था। आरोप है कि कंपनी ने जेल में बंद गौतम नवलखा को 17.08 करोड़ रुपए का वेतन दिया था। साथ ही कई पत्रकारों को भी धनराशि दी गई थी। मंगलवार को इसी सिलसिले में स्पेशल सेल ने कुछ लोगों से पूछताछ की। भाजपा ने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्रीय विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। पुलिस की छापेमारी पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। बता दें कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रोमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। न्यूज क्लिक का मामला लोकसभा में भी उठ चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वाह भैया, थारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में।
ममता सरकार का केंद्र पर बंगाल राज्य के साथ भेदभाव के आरोप का सिलसिलेवार आरोपों और आंकड़ों के साथ बीजेपी ने जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर 1 करोड़ से अधिक फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्र की योजनाओं के धन के भुगतान को लेकर तृणमूल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को केंद्र से राज्य को मिल रहे धन में कथित हेराफेरी की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने सत्तारूढ़ टीएमसी पर एक बड़े घोटाले के पीछे होने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा करते हुए बुआ भतीजे पर निशाना साधा और कहा कि यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर आता है। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंड है। ए बिग स्कैम हैपेन इन वेस्ट बंगाल। I think it's a big scam in our country. I will meet with her with the demand of CBI investigation. वहीं मनरेगा में फेक कार्ड को लेकर कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया। पार्टी का कहना है कि समस्या राज्य के 1,32,000 फर्जी जॉब कार्ड धारकों से है। भाजपा का आरोप है कि आम लोगों के धन की खुली छूट पिछले कई वर्षों से जारी है। ये बताने का इनको कष्ट करना चाहिए कि मनरेगा के लिए जो केंद्र ने अपने हिस्से का पैसा दिया था उसको इन्होंने डाइवर्ट क्यों कर दिया। इस पैसे का डाइवर्जन बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और केंद्र सरकार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इनको बार बार पत्र लिखकर आगाह किया कि मनरेगा के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें बहुत करप्शन है और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के पैसे का लूट हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई जांच नहीं की। इन लोगों ने जो मनरेगा का चोरी किया उस चोरी को छुपाने के लिए ये सब कर रहा है। मैं तो समझता हूं जो पूरा विषय को लेके छानबीन होगा तो बहुत सारे तृणमूल नेता को जेल जाना पड़ेगा, कारण गरीब जनता का 100 दिन का रुपया तृणमूल ने खा लिया। टीएमसी का आरोप है कि मनरेगा सहित केंद्र सरकार से जुड़ी कुछ योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाला पैसा रोका जा रहा है और केंद्र सरकार बंगाल का वाजिब हक नहीं दे रही है। हालांकि सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से आंकड़े जारी कर बताया गया कि यूपीए की अपेक्षा एनडीए के सरकार के दौरान राज्य को कहीं अधिक राशि दी गई है, लेकिन बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद केंद्रीय योजनाओं में गड़बड़ी और धांधली पर राज्य सरकार आंखें बंद किए बैठी रही। भाजपा का आरोप है कि अपनी इसी गलती को छुपाने के लिए टीएमसी ने दिल्ली आकर विरोध प्रदर्शन करने का ड्रामा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओडिशा के भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ही देश के ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश के कोने कोने से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया जा रहा है। इस कड़ी में अमृत कलश यात्रा देश के हर गांव में जाएगी। देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से 25 करोड़ से ज्यादा घरों से मिट्टी एकत्रित हो रही है। देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से 25 करोड़ से ज्यादा घरों से ये मिट्टी इकट्ठी करके आएंगे तो देश के 7500 ब्लॉक्स पर एक कार्यक्रम होगा। ये अमृत कलश लेकर आप सब वहां पर ब्लॉक लेवल पर पहुंचेंगे। ये सारी मिट्टी उन 7500 कलश में डाल दी जाएगी और 7500 कलश लेकर 75,000 volunteers will travel from 7,500 blocks of the country to the national capital via state capital. और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूं, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा शेयर मार्केट में जोखिम होता है,
कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। और खबर एशियन गेम से। चीन के जांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में अब तक के अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। भारत 15 स्वर्ण सहित कुल 69 पदक अपने नाम कर चुका है। पदक तालिका में चौथे पायदान पर है। गौरतलब है कि 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में भारत ने 70 पदक अपने नाम किए थे। वहीं मेजबान चीन इस बार भी पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। और देश की अन्य बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।